होगा असर? 10 को कौन दिखाएगा दम? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। 5 राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल में सामने आए अनुमानों ने बहुतों की नींद उड़ा दी है, बहुतों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भाजपा का और उत्तराखंड में कांग्रेस का पलड़ा पहले से ही भारी लग रहा था, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी का उभार चौंकाने वाला भी है और स्थापित राजनीतिक दलों को चिंतित करने वाला भी। साथ ही भाजपा कांग्रेस के लिए सोचने वाली और भी बातें हैं। मसलन स्थानीय चेहरों की क्षमता के मामले में भी शायद पार्टियां पहले से ज़्यादा सचेत होकर सोचें। शायद आम आदमी के असल मसलों को ज़्यादा महसूस करना और उस पर काम करना चाहें। शायद इन नतीजों से उपजी चिंता या उत्साह राजनीतिक दलों के पॉलिटिकल विजन को वर्तमान दौर के मुताबिक बेहतर तरीके से ढालने की तरफ ले जाएं। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि 5 राज्यों के नतीजों का देश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। और जैसा कि कहा जा रहा है, क्या ये नतीजे रियल इशू बनाम इमोशनल इशू का भी आईना होंगे? खासतौर पर यूपी 2022 को भारत 2024 समझना कितना सही है, कितना गलत है? भाजपा प्रवक्ता राखी राठौड़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मिथिलेश जामिनी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आप सबकी छोटी छोटी टिप्पणी ले लूं, फिर बहस को आगे बढ़ाता हूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी बोलिए। देखिए जेपी जी, ये जो चुनाव हुए हैं इसमें एग्जिट पोल का मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी जनता ने पोल किया है वो जनता ने पोल किया भारतीय जनता पार्टी के एग्जिट के लिए। वो सत्ता से बाहर होंगे निश्चित रूप से। पहले भी 3 राज्यों में हारे थे, आपने चुनाव जोड़ तोड़ से बनाई, लेकिन अब जनता देख चुकी है, समझ चुकी है, गवर्नेंस देखी है, और उसके पश्चात जो भारतीय जनता पार्टी का हार निश्चित है 5 राज्यों में, और कांग्रेस पार्टी की सत्ता में जोरदार वापसी हो रही है, चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो और गोवा हो। और उत्तर प्रदेश में भी हम जो है एक ऐसी फोर्स के साथ वापसी कर रहे हैं जो आने वाली सरकार बनाने में कारगर साबित होगी। ठीक है, राखी राठौड़ बोलिए। अपनी बात की शुरुआत जेपी शर्मा जी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से की। यही इंडिकेट करता है कि सबसे ज्यादा खतरा भारतीय जनता पार्टी से है, जबकि कांग्रेस का खुद का कोई वजूद नहीं है, और ये सभी एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। मैं मानती हूँ इस बात को कि एग्जिट पोल्स बहुत फुल प्रूफ नहीं होंगे, लेकिन 10 तारीख को आप देखेंगे, अब तक हम इन मीन 3.5 बोला करते थे, लेकिन अब 2.5 स्टेट्स के अंदर ही इनकी सरकार रहेगी। कांग्रेस मुझे लगता है कि अपने पूरे टेन्योर के सबसे अब तक जो उनका कार्यकाल रहा उसके सबसे खराब दौर से गुजर रही है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है जेपी शर्मा जी, जिन राज्यों के अंदर हम लोगों ने पुरानी सरकार हमारी रही और उसके बाद में वापस रिपीट होना, मुझे लगता है निश्चित तौर पे हमारे सुशासन के ऊपर जनता ने एक स्टैंपिंग करी है। ठीक है, छोटी सी टिप्पणी मिथिलेश जामिनी जी की, फिर बहस को आगे बढ़ाते हैं। जेपी जी, जो ये पोल एग्जिट पोल आ रहे हैं, एक्चुअली ये बता रहे हैं कि जो इमोशनल इश्यूज क्रिएट किए जा रहे थे, उन इश्यूज के ऊपर जो रियल इश्यूज हैं, जैसे बिजली, पानी, आज इस 5 राज्यों में ऐसा कोई बड़ी वेव नहीं थी, कोई सिंपैथेटिकली वेव या कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि एक हवा चल रही हो। पंजाब में किसानों का मुद्दा जरूर था, लेकिन वहां जो आम आदमी पार्टी जीत रही है, ये बताती है कि हिंदुस्तान की राजनीति की तस्वीर अब बदलने वाली है, विकास के मुद्दे प्रमुख होने वाले हैं। तो दोनों अहम दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, उनको आज ये सोचना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से पंजाब जैसा विकसित राज्य, जो बहुत प्रॉस्पेरिटी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां के लोग विदेशों में रहते हैं, तो वहां की आबो हवा में पूरी दुनिया की मुल्क की हवा रहती है, और वहां पर अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो ये निश्चित रूप से ये बताता है कि हिंदुस्तान का मतदाता जागरूक हो रहा है। उसे भ्रम में रखकर कोई भी दल अब ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकेगा। ये इस लबो-लुबाब है इस एग्जिट पोल का। लेकिन मिथिलेश जी, इसको इस नजरिए से भी देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने इससे पहले क्या दूसरे राज्यों में प्रयास नहीं किया? इतनी दमखम के साथ, इतनी तैयारी के साथ, इतना ही जोर लगाया, लेकिन सब जगह फेल हुई आम आदमी पार्टी। पंजाब में चौंकाने वाली बात है अपने आप में कि लोकसभा चुनाव 2014 का था, तब से आम आदमी पार्टी का आधार तैयार हो गया। लोग कहते हैं चूंकि पंजाब दिल्ली से सीधा जुड़ा हुआ है, दिल्ली में अधिसंख्य आबादी पंजाब के लोगों की है, तो दिल्ली की इसकी जो हवा होती है यूं की यूं पंजाब पहुंचती है, इसलिए पंजाब में, खैर मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि केवल पंजाब में ऐसा क्यों हो पाया, लेकिन चिंता, चलिए यहाँ से बात शुरू हो गई है तो यहीं से इसको आगे बढ़ाते हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी को हो, एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि कांग्रेस को कभी रिप्लेस कर सकती है आम आदमी पार्टी, लेकिन पहली चिंता तो कांग्रेस को होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सत्ता छीनी कांग्रेस से, और अब पंजाब में जब आपने 5 साल शासन किया है उसके बाद में दूसरी सेंध वहाँ लगा रही है।
देखिए, ये एग्जिट पोल जो आ रहे हैं जिनके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं, ये आप जब 10 तारीख को नतीजे देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत आएंगे। आम आदमी पार्टी ने गोवा में पूरा जोर लगाया, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जोर लगाया, लेकिन नतीजा क्या निकला आप देख लीजिएगा। जब आएंगे नतीजे तो पंजाब में आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी से ऊपर है, अकाली दल से ऊपर है, लेकिन मेजोरिटी के आसपास नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अपर हैंड है और कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी। गोवा में हम सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि कुछ तो सर्वे हमारा भी होगा, कुछ पोल हमारा भी होगा। तो ये एग्जिट पोल हैं और जिनके हम देख रहे हैं, जिन पे आज चर्चा कर रहे हैं, ये तो पहले भी फेल हुए। लगातार आप देखेंगे लोकसभा चुनाव से लेकर के जितने राज्यों के चुनाव में हमने देखा, तो ये उसके जो वास्तविक नतीजे हैं उसके तो आसपास भी कभी नहीं पहुंचे। उत्तराखंड में आप देखिए हमारी सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है, गोवा में, मणिपुर में, सब जगह हम कर रहे हैं। और आप चौंकाने वाले नतीजे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, जो ये पोल बता रहा है इससे बिल्कुल विपरीत आप देखिएगा वहां पे जब चुनाव के नतीजे आए 10 तारीख को, ये 12 बजे ही स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से विकास के मुद्दे पर जनता द्वारा नकारी जा चुकी है। जनता को आप इमोशनल मुद्दे पर आप ला सकते हो, बहस कर सकते हैं, इन्होंने बात की, कोशिश की, लेकिन वो प्रयास निष्फल हुए हैं। जो जनता ने भुगता, जो जनता ने पीड़ा सही है, महंगाई को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, ये सब चीजें जो हैं जनता ने भुगती हैं, तो इसका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को दे रही है और मिलेगा। लेकिन इमोशनल मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि इन्हें गवर्नेंस नहीं आती है और जनता ये समझ चुकी है कि गवर्नेंस का जो काम है, सरकार चलाने जो है, वो केवल कांग्रेस पार्टी को ही आता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं आता। ये सिर्फ हल्ला मचा सकते हैं। तो ये जनता ने देख लिया और इसका परिणाम मिलने वाला है। स्वर्णिम जी, अभी तो हम ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल है, बेनिफिट है डाउट का, 2 दिन बाद 3 दिन बाद पता चलेगा, असलियत तो तब सामने आएगी। लेकिन अगर एग्जिट पोल के आसपास ही ये नतीजे ठहरते हैं या एग्जिट पोल को छोड़ दीजिए, सरकार में भाजपा की वापसी होती है, तो फिर क्या जो आपने अभी कहा कि भावनात्मक मुद्दों को लोग समझने लग गए, असली मुद्दों को भी लोग समझने लग गए, फिर आप क्या मानेंगे कि भावनात्मक मुद्दों की प्रधानता है देश में? देखिए, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि यही एग्जिट पोल हमने बंगाल चुनाव में भी देखे थे। बंगाल चुनाव में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को जो आंकड़ा बताया जा रहा था उससे आधे तक भी नहीं पहुंच पाई। तो आप जो कह रहे हैं भावनात्मक मुद्दे होते हैं, उठाए जाते हैं, ये ठीक है, लेकिन अगर भावनात्मक मुद्दों की ही प्रधानता होती तो 15 महीने तक किसान आंदोलन नहीं चलता, इतना लंबा किसान आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो रैलियों में गए वो खदेड़े नहीं जाते उत्तर प्रदेश में। तो ये सब चीजें हुई, ये बदलाव आया ना उसी क्षेत्र में आया जहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि परिणाम भी लगभग जो कहना चाहिए 90% सीटें जीती थी, वहां इस तरह के परिणाम आए जहां इनको खदेड़ा गया। तो और आंदोलन भी उन्हीं लोगों ने चलाया। तो भावनात्मक मुद्दे के ऊपर वास्तविक मुद्दा जो है महंगाई का, बेरोजगारी का या कृषि का, ये प्रिवेल करता है। जो अपनी पेट की आग बुझाने के लिए आदमी भावनात्मक मुद्दे से पे वोट नहीं करेगा, उसको रोजी रोटी चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको अपनी खेती बचानी है। इन सब चीजों को लेकर अगर आंदोलन हुए, लंबे आंदोलन हुए, भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार के बावजूद हुए, तो कहीं ना कहीं उसमें सत्यता थी, इसीलिए हुए। और आज जनता अपना मन बना चुकी है, जो आपको देखने को मिलेगा 10 तारीख को। ठीक है, देखते हैं इस बारे में और बात हम यहाँ बहस में भी करेंगे और ये चुनाव परिणाम जो आएंगे वो भी काफ़ी हद तक साफ करेंगे। और एक बात को भी इस पहलू से भी समझने की कोशिश की जानी चाहिए, मुझे लगता है मिथिलेश जैमिनी साहब आपकी टिप्पणी लूँगा, पहले राखी राठौड़ के पास जाऊँगा। लेकिन वो बात ये है कि क्या ऐसा था कि 2014 से पहले देश में विकास की गति इतनी तेज़ थी कि आम आदमी उस विकास से संतुष्ट था? फिर लोगों ने मन बनाया कि विकास नहीं, उनको बरगला दिया गया, धर्म के नाम पर लड़ा दिया गया, धर्म के नाम पर वोट मांग लिए गए, सरकारें बन गई। क्या ऐसा हुआ है? ऐसा तो नहीं था। विकास पहले भी मुद्दा था, विकास आज भी मुद्दा है। ऐसी बात है कि नहीं है, समझने की कोशिश करूँगा। लेकिन राखी राठौड़, चिंता कांग्रेस को तो होनी चाहिए, आपकी चिंता भी कम थोड़ी है। उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड बहुमत की जो सरकार आपकी बनी थी, उस सरकार को लेकर अब ये शुभा जो है आपकी पार्टी के लोगों में ही था कि सरकार बन पाएगी नहीं बन पाएगी, बनेगी तो कितने मार्जिन से बनेगी। ये तो उत्तर प्रदेश का हाल, जिसके ऊपर पूरे देश की राजनीति कहते हैं कि फॉलो करती है। उसके अलावा गोवा में संभावना इस बात की है कि कांग्रेस भी वहाँ सरकार बना ले, संभावना इस बात की भी हो सकता है कि आप बना लें। और पंजाब में तो आपका प्रयोग पूरी तरह से विफल हो ही गया। किसान जो कृषि बिल आप लेकर आए थे
उनके पीछे स्ट्रेटेजी यही थी कि किसान खेती किसानी वाला राज्य पंजाब है, जो कि अब तक भारतीय जनता पार्टी को ज़मीन मुहैया नहीं करवा पाया है, वहाँ पर हम हमारी ज़मीन तलाश लेंगे। उसने तो उल्टा काम कर दिया। चिंता तो आपको भी होनी चाहिए राखी राठौड़। उत्तराखंड की बात तो भी करूंगा। जी 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 शर्मा जी, सबसे पहले आपने यूपी की बात करी और मैं कहना चाहूंगी कि पहली बार इतिहास रचने जा रहा है यूपी, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से 80% अगर कंट्रीज की बात करें पूरे वर्ल्ड में, उससे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य, जहां पे कभी भी मुख्यमंत्री जो प्रचंड बहुमत के साथ आया हो, पूर्ण बहुमत के साथ आया हो, रिपीट नहीं हुआ, वो रिपीट हम लोग करने वाले हैं। ये एक सुशासन की बात है। और अभी स्वर्णिम जी बहुत सारे मुद्दे बता रहे थे, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर। मैं कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो राजस्थान के ही है, इसी चीज यही प्रॉब्लम राजस्थान की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखें तो यूपी के अंदर जिस पृष्ठभूमि के साथ में मिला, उसके साथ उसको बेहतर करते हुए सरकार ने काम किया और यही नतीजा है कि जनता जो है वो विश्वास कर रही है। अभी भावनाओं की बातें भी हो रही थी। मैं कह रही हूँ भावना निश्चित तौर पे हम लोग भारतीय संस्कृति में हम जुड़ाव रखते हैं, लेकिन अगर काम की बात करें तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना काल जैसे प्रॉब्लम के अंदर एक वैक्सीन जैसा बड़ा ड्राइव जो है वो जो मोदी सरकार ने चलाया, निश्चित तौर पर उसने जनता के बीच में एक विश्वास सरकार के प्रति स्थापित किया। अभी जो युद्ध हुआ उसमें यूक्रेन के जो बच्चे आए यहाँ पर, उनको देख करके बाकी कंट्रीज से आप कंपेयर करें तो किस तरह से लोकली और ग्लोबली सरकार ने अपना काम किया है, उसकी जो होगा वो अभी रिजल्ट्स के अंदर नजर आएगा। और हमारी जो 4 राज्यों के अंदर निश्चित तौर पे सरकार जो है वो बनने जा रही है। ठीक है, आपको अग्रिम बधाई दे देता हूं मैं। उत्तराखंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे एग्जिट पोल्स की बात में अभी घर पे भी कुछ पोल्स देख रही थी, तो उसमें पॉजिटिव है हमारा, उसमें 40+ जो है सीट्स जो है वो एग्जिट पोल को लेकर बड़ा मतलब सहूलियत का मामला है मिथिलेश जैमिनी साहब। जिसकी बल्ले बल्ले उसको एग्जिट पोल सुहाते हैं, जिसको लग रहा है कि हमारे लिए चिंताजनक खबर है वो परिणाम आने की प्रतीक्षा करने को कहता है मिथिलेश जैमिनी साहब। लेकिन उससे पहले मैं बात कर रहा था आपसे कि इस देश में विकास और भावनात्मक मुद्दों की एक बहुत लंबी बहस पिछले एक अरसे में छिड़ी हुई है। इसकी सच्चाई को आप कैसे देखते हैं मिथिलेश जैमिनी जी? जेपी जी, जो डेवलपमेंट और इमोशनल इशू 2 अलग अलग इश्यूज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का आदमी में जो इमोशनल कोशिएंट होता है वो बहुत ऊपरी लेवल का होता है और उसे अगर कोई ढंग से कैश करे तो इमोशनल इशू क्रिएट हो जाता है, जैसा हमने देखा बीजेपी ने किया 2014 से। हम तमाम जो रिजल्ट्स हैं वो बताते हैं, लेकिन ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनसे स्टेट का भी एक गहरा नाता है। जैसे पंजाब का जो परिणाम आ रहा है आप आदमी का, वो मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत के लिए बहुत मुफीद है। अगर पंजाब में जो राहुल गांधी का प्रयोग था कि चन्नी को बनाना और चन्नी का विफल हो जाना, तो अब राजस्थान में कहीं आवाज उठने लगी थी कि कोई नया प्रयोग हो जाए, वो प्रयोग पर लगाम लग गई है। दूसरा, जो राजस्थान के 2 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, जो पंजाब में हरीश चौधरी को जिम्मेदारी दी गई, यहाँ कई आरोप भी लग रहे थे उन पे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, हटाया, वहां पहुंचाया गया। और अगर वहां नहीं जीतते हैं तो ये एक राजस्थान के राजनेताओं की, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जो मुख्यमंत्री की रेस में है राजस्थान में कहा जा रहा है, वो पंजाब में पूरी तरह फेलियर हो गए। राजस्थान का एक लीडर जिसकी बहुत ज्यादा उत्तराखंड में अहमियत बढ़ी, वो है हायर एजुकेशन मिनिस्टर राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव खुद भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उन्हें जो डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, गृह राज्य भी दिया गया है, हायर एजुकेशन भी दी गई है, मोटर गैरेज भी, काफी सारे डिपार्टमेंट्स दिए, उन पर मोहर लग जाएगी, क्योंकि वो राजेंद्र यादव कह रहे थे कि उत्तराखंड में हम हर कीमत पर सरकार बनाएंगे। अगर वहां उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है तो राजेंद्र यादव का कद बढ़ जाएगा। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में राजस्थान के कई जो भाजपा के नेता हैं जिनका कल जन्मदिन भी है, उनका परिणाम पर, जो यूपी के परिणाम है, उनके भविष्य से भी सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर यूपी में भाजपा प्रचंड बहुमत से या 202 के ऊपर सीटें लेकर सरकार बनाती है, तो राजस्थान में जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं उसमें वो अपने पुराने ट्रैक को, वो अपने भगवा वाले ट्रैक को, वो अपने आरएसएस वाले ट्रैक पर ही चलेगी। और जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो रही है राजस्थान में, पर्टिकुलर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर, उस पर कहीं न कहीं भाजपा आला कमान लगाम लगा देगा। जो उत्तराखंड में एक इंपॉर्टेंट चीज और निकल के आई, हरीश रावत, जो पहले कहा जा रहा था कि किनारे पर हैं, लेकिन हरीश रावत का कद बढ़ा है। हरीश रावत ने अपनी बेटी को भी टिकट दिलाया और उन्होंने जो एक नारा दिया था कि अगर रोटी को एक तरफ ही रखोगे तो जल जाएगी, रोटी को बदल बदल कर सेको तो सही सीखेगी, यानी सत्ता बदलो, वो नारा। और जो वहाँ के पर्वतों में वहाँ का युवा बेरोजगार था, उसके इशू को उन्होंने ढंग से क्रिएट किया। और जो वहाँ जो डेवलपमेंट नहीं हुआ उत्तराखंड का, हालांकि पुष्कर सिंह धामी, और उत्तराखंड में जो 3 मुख्यमंत्री बदलने का प्रयोग किया है बीजेपी ने, अगर वहां फेल होती है तो ये बार बार मुख्यमंत्री बदलने का प्रयोग पूरे देश में रुक जाएगा। मिथिलेश जी, वहां भाजपा भले ही सत्ता में न आए,
लेकिन जितना एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके आसपास स्कोर भी कर जाती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको भाजपा का फेल्योर नहीं कहा जाएगा? क्योंकि स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि ये लग रहा था कि क्लीन स्वीप होगा उत्तराखंड में, कांग्रेस एक तरफ आएगी, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और ये प्रयोग तो अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो 2012 के चुनाव से पहले भी किया गया था, जब वहाँ निशंक को हटाया गया था, खंडूरी को लाया गया था, लेकिन वो प्रयोग वहाँ उस बार नाकामयाब हुआ। इस बार अगर यहाँ तक भी भाजपा पहुँच जाती है तो ये मानकर नहीं चलना चाहिए क्या कि समय रहते इन्होंने डैमेज कंट्रोल की सही कवायद शुरू कर दी? देखिए जेपी जी, उत्तराखंड और यूपी में एक जैसी आबो हवा है। जो यूपी की हवा चलती है वही वहाँ तक जाती है। हरिद्वार में बसपा का बहुत असर है, लेकिन ईमानदारी से अगर हम माने कि 3 सीएम बदलने से जो उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी को हाशिए पर माना जा रहा था वो कुछ अचीवमेंट कर लेंगे। लेकिन अगर योगी बगल में सीएम बनते हैं तो पुष्कर सिंह धामी क्यों नहीं बन सकते? अगर नरेंद्र मोदी वाराणसी में जाके डमरू बजाते हैं तो उस डमरू की गड़गड़ाहट तो देवभूमि में भी जानी चाहिए, क्योंकि देवभूमि में केदारनाथ में बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया था, तो वहां से तो उनके दिल के रिश्ते हैं। अगर वहां बीजेपी हारती है तो इनका जो इमोशनल ट्रम्प कार्ड है, जिस ट्रम्प कार्ड पर ये बीजेपी पूरा गेम करती है, पूरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर डिपेंड करता है, उसमें अगर उत्तराखंड हारते हैं तो जो डमरू बजाना और केदारनाथ के मंदिर में ध्यान लगाने वाला जो इनकी ट्रेडिशनल इलेक्शन प्रचार करने का वेपन है, उस वेपन की धार कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। इस पर भाजपा को मंथन करना पड़ेगा। लेकिन भाजपा इस पर संतोष कर सकती है क्या कि यही प्रयोग कांग्रेस ने पंजाब में किया और वहां पूरी तरह से एकदम फेल हो गया वो प्रयोग? अगर एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो? जेपी जी, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अगर आप सत्ता में नहीं आते हैं तो अपने दिल को कैसे भी मना लीजिए, लेकिन राज होता है, राज से बाहर जाते ही। हम ऑब्जेक्टिव लोग हैं, हमको ना भाजपा से मतलब ना कांग्रेस से मतलब, हमको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। और आम आदमी के जहन में भी ये सवाल होगा कि एंटी इनकम्बेंसी को भांपते हुए पंजाब में भी ये प्रयोग किया गया, एंटी इनकम्बेंसी को भांपते हुए उत्तराखंड में भी ये प्रयोग किया गया। क्या वहाँ पहले कर लिया गया और डैमेज कंट्रोल की बेहतर कोशिश हुई इसलिए वहाँ नतीजे कुछ बदले हुए दिखाई देते हैं, यहाँ ऐसा नहीं हो पाया इसलिए दिखाई देते हैं, या फिर चेहरों का चयन कहीं ना कहीं इस अंजाम की तरफ ले गया? देखिए, पंजाब में तो मेरी कश्ती वहां लूटी जहां डूबी, जहां पानी कम था, गैरों में नहीं अपनों ने लूटा है। वहां नवजोत सिंह सिद्धू पहले दिन से कांग्रेस की जो सफलता की राह थी उसमें रोड़ा बने हुए थे। उनकी जो अंदर महत्वाकांक्षी थी, बहुत कुलबुला रही थी कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। चन्नी के बनते ही उन्होंने अपना माहौल क्रिएट किया। उनकी बेटी अलग अपील कर रही है। जो तमाम प्रयोग नवजोत सिद्धू ने किए और कहीं न कहीं कांग्रेस का जो शीर्ष आला कमान है वो इस स्थिति को नहीं भांप पाया। वह सुनील जाखड़ भी एक जो जट सिख है, जाट हैं, उस कम्युनिटी में सुनील जाखड़ भी कहीं मुख्यमंत्री बनने की रेस में थे। तो जो कांग्रेस ने पंजाब में खूब सारे मुख्यमंत्री खड़े कर दिए और उनको सपने बना दिए और एक नया प्रयोग किया कि हम जनता से पूछकर मुख्यमंत्री बनाते हैं। जो राहुल गांधी का एक प्रयोग था वो पूरी तरह फेल हो गया। तो राहुल गांधी का जो एक आखिरी, मैं मानता हूं, पॉलिटिकली कंसेप्ट था और आखिरी एक ये प्रयोग था उनका पंजाब में जो फेल हो गया। उसके फेल होने से सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले किसी की हुई है तो वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके बारे में अगर अब कोई सोच भी नहीं सकता कि आने वाले 2 साल तक कोई मुख्यमंत्री बदलने की बात भी उठेगी। नहीं तो पहले उठी थी, मानेसर वाला कांड भी हुआ था, उसके बाद अभी बजट के पहले भी वो जो ग्रुप था सचिन पायलट वाला कहीं न कहीं दबी आवाज में कह रहा था। लेकिन ओपीएस के बाद में आपको नहीं लगता, मिथिलेश जी, अब राजस्थान की बात कर रहे हैं तो इस पर मेरा बीच में आपको जोड़ रहा हूँ ये बात, ओल्ड पेंशन स्कीम और राज्य कर्मचारियों के लिए जिस तरह की घोषणाएं इस बजट के बाद हुई, उसके बाद तो कांग्रेस बहुत फ्रंट फुट पर खेल रही है। कांग्रेस को लगता है कि न केवल राजस्थान बल्कि ये नुस्खा तो हमको दूसरे प्रदेशों में भी सरकार में वापस ला सकता है। देखिए जेपी जी, इस देश में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है राजस्थान में महज 3 से 5 लाख लोग हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत बड़ी आबादी है और कोरोना काल और महंगाई से उसका बुरा हाल है। ठीक है। और उसमें कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी, उसको कंट्रोल करने के लिए अशोक गहलोत कुछ करते हैं तो अगले चुनाव में उनको माइलेज मिलेगा। केवल सरकारी कर्मचारियों के दम पर वेतरनी पार नहीं हो सकती। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, अब थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपके प्रयोग लगातार कई दशकों से विफल हो रहे हैं। ये ओवरऑल जो एक किसी पार्टी के बारे में अवधारणा बनती है, किसी दल की कामयाबी के बारे में अवधारणा बनती है, ये आपको चिंतित नहीं करती क्या? प्रियंका गांधी को कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड बताया जा रहा था जिसको वहाँ मैदान में उतारा गया। उन्होंने बहुत मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है, लोगों ने देखा उनकी मेहनत को। ग्राउंड लेवल पर उन्होंने जाकर लोगों के बीच जाने की कोशिश की, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, महिलाओं की बात, लड़कियों लड़ सकती हूँ, ये सब किया। लेकिन अगर वहाँ दहाई का आंकड़ा फिर भी छूती नहीं दिखाई देती है कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस के लिए
ये बात ऐसी है क्या जिसको अनदेखा करके आगे बढ़ा जा सके? देखिए जेपी जी, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगर आप पिछले चुनाव देखेंगे तो कोई ऐसा चुनाव नहीं था कल लंबे समय से 3 दशक से अगर आप देखें तो कि हमने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा हो। जो भी अलायंस में हमने कम सीटों पर लड़ा कुछ किया, उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन नष्ट हुआ, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे। आज जो चुनाव हो रहे हैं और जो प्रियंका गांधी जी ने मेहनत की है, आज घर घर में कांग्रेस की चर्चा हुई, लोग एक एक जन तक कांग्रेस पहुंची है। कांग्रेस ने ये देखा कि यहाँ पे संघर्ष करने का, जनता ने देखा कांग्रेस संघर्ष कर रही है, संघर्ष करने का मादा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो जनता से जुड़ा हुआ, तो हमारा वहाँ पे मेन मकसद ये है कि हम वहाँ जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जोड़ें, संगठन एक तैयार हो और उसके आधार पर हम आगे चुनाव लड़ें। पिछले काफ़ी समय से हमारा संगठन वहाँ पे निष्क्रिय था, ये बात सही है, क्योंकि चुनाव ही नहीं लड़े। जहाँ चुनाव नहीं लड़े, एक कहना चाहिए मेजोरिटी ऑफ सीट्स आपने दूसरी पार्टी को दे दी, तो वो संगठन वहाँ पे उन जगह पे समाप्त हुआ। तो अब हमारा जो मकसद था वो वहाँ पे पूरा हो रहा है, सीट भी हम जीतेंगे और संगठन भी वहाँ पे हमारा खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जनता के दिलों तक पहुँचे, जनता के दिलों में हमने अपनी जगह बनाई है वहाँ पे अपने संघर्ष के द्वारा, जनता के मुद्दे उठा करके, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था हो, महिलाओं की असमत टूटने का मुद्दा हो, उनके साथ बदसलूकी का मुद्दा हो, ये सब चीज़ें हमने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी जो 300 350 सीटों का अनुमान लगा रहे थे, 303 सीटें होने के बाद चुनाव लड़ रहे थे, अगर वो 150 160 पे आते हैं तो ये एक शर्मनाक स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आपने प्रधानमंत्री जी ने पूरा समय दे दिया, सारे केंद्रीय मंत्री वहाँ पे लगे रहे, जो चाणक्य कहते हैं जिनको ये अमित शाह, वो वहाँ पे लगे रहे, उसके बावजूद क्या नतीजे निकल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखने चाहिए। पूरे संसाधन दल आपने जो है, धन बल, बाहुबल, पूरी सरकार जो कर सकती थी, पहले तो रैलियां ही सरकारी हुई हैं, सरकार के पैसे से खर्च करके आपने प्रधानमंत्री जी की रैलियां करवाई, बसें सरकार ने जुटाई, तो वो सब चीज़ें करने के बावजूद क्या नतीजा निकला। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है, और जनता ने इनको दिखाया, आईना दिखाया, इनकी गवर्नेंस का आईना दिखाया, और हम लोग अपने लिए वहाँ पे एक संगठन तैयार कर रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं, वो हमने पहुँच बढ़ाई है। आज एक कांग्रेस पार्टी वहाँ पे एक संगठन के तौर पर खड़ी है, यही हमारा उद्देश्य था। सीटें भले ही आपके कितनी भी आए, दहाई का आंकड़ा छुएं ना छुएं, लेकिन ये बात कहना आपका तब सार्थक माना जाएगा स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, जब आपका वोट परसेंटेज कम से कम एक सिग्निफिकेंट लेवल तक पहुँचे, उसमें एक उछाल दिखाई दे। खैर, जो राखी राठौड़ स्वर्णिम चतुर्वेदी कह रहे हैं कि आप इतने बड़े नंबर से गिरकर इस नंबर पर आ गए, इसके जवाब में आप ये कह सकते हैं तो क्या, जीत आखिर जीत होती है, मुख्यमंत्री तुम्हारा बन ही रहा है, सरकार तुम्हारी बनी रही है, लेकिन चिंता इस बात की भी तो करनी पड़ेगी कि बड़े बड़े वादे देश की जनता से किए हुए हैं आपके, आप डिलीवर तब कर पाएंगे जब आपके पास नंबर्स होंगे, खासतौर पर राज्यसभा में। ज्यों आपके हाथ से राज्य निकलते जा रहे हैं, ज्यों आपके विधायकों की संख्या कम होती जा रही है, त्यों उसका सीधा असर राज्यसभा पर देर सवेर पड़ना है। तो आप डिलीवर कैसे करेंगे, परफॉर्म कैसे करेंगे, वोट किस मुंह से मांगेंगे 2024 में? देखिए जेपी शर्मा जी, जिस तरह से इन्होंने अभी एग्जिट, पता नहीं कौन से एग्जिट पोल देखकर आए हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि 150 से 160 सीट्स जो है हमारी यूपी के अंदर आएंगी, जितने भी एग्जिट पोल्स हैं वो बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगी जेपी शर्मा जी, देखिए अभी तक जो यूपी के चुनाव हुए हैं, अगर उनके पुराने एग्जिट पोल्स आप देखते हैं, अगर 200 से ऊपर कोई पार्टी जाती है तो आपने देखा शूटअप करती है वो। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग 250-300 पे ही सिमटेंगे, हम 300 से ऊपर अभी भी आएंगे। जो हमारा वहां पर काम है उसके लिए जनता हमें वोट देगी। लेकिन स्वर्णिम जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस ने जो 100 साल पुरानी पार्टी है और वहां पर जाकर के अभी सिर्फ यही एक अपने आप में शाबाशी वाली बात है कि हमने 403 सीटों पे हमने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी, मैं ये बात कहती हूं कि उसी प्रचंड बहुमत के साथ में आएगी, और वहां पर जो हमारा सुशासन था, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर और इनकी बात कर रहे हैं, आप देखिए वहां पर रिकॉर्ड जो है वो ठीक किया है। योगी जी की सरकार के साथ में जनता खड़ी मिलेगी और निश्चित तौर पे ये नतीजे आपको 10 तारीख को देखने को मिलेंगे। जहां तक बंगाल चुनाव की देखिए अभी बात कर रहे थे, मैं एक बार कहना चाहूंगी, बंगाल चुनाव की जब स्वर्णिम जी बात करते हैं, मुझे लगता है छेड़नी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जहां शून्य है इनका 44 सीटों पे जो शून्य पर आया और हम 3 सीटों से 77 सीटों पर आए, मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड जनता के सामने है, ये देखने के लिए कि किस तरह से किसने क्या परफॉर्मेंस वहां पर दी। बंगाल चुनाव के अंदर जब आप 0 पर आते हैं, बार बार उस बात को मेंशन करते हैं, लेकिन बंगाल में हमारा जो बेस नहीं था उसको डेवलप करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर किया, और 3 सीट से हम 77 सीटों के बीच में गए। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है जहां सरकार हम करें। अभी मिथिलेश जी कह रहे थे कि अशोक गहलोत जी रिपीट होंगे, मैं एक बार याद दिला दूं कि अशोक गहलोत जी जो है वो जब कितनी बार सरकार में आए हैं उसके बाद में या तो 21 या 56 पर सीटें जो है
मैंने कांग्रेस की repeat के लिए नहीं कहा नहीं, आपने कहा कि अच्छी पोजीशन पर आएंगे, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है आगे चल के, लेकिन अशोक गहलोत जी की जो गवर्नेंस है वो बहुत अच्छी चीज नहीं चलती। और ये बात मैं आपकी मानती हूँ कि जिस तरह से ओपीएस स्कीम के बाद में इन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ग को राजी करने की बात की, लेकिन एक मेजोरिटी वर्ग अभी भी प्रॉब्लम में, और इनका रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि वापस आने का कोई सवाल ही नहीं होता। जिस तरह से रिकॉर्ड के हिसाब से तो बहुत सारी बुरी खबरें आपको भी याद करनी चाहिए राखी राठौड़ मैडम। जी, मैं राजस्थान सर राजस्थान की बात कर लीजिए सर, मैं बताती हूँ राजस्थान के अंदर स्वर्णिम जी लेट मी कंप्लीट। देखिए राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहले 78 सीट्स पर आई और उसके बाद 73 सीट्स पर आई, कभी बुरी तरह हारी नहीं, जैसे 21 और 56 सीटों पर आ पाई। प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी, उसी के बाद हारे ना इन सारे स्टेट्स ठीक है, में। इसी मुद्दे पर इस बहस को कंटिन्यू कर लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे उनके अलावा डॉक्टर वरुण पुरोहित और हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप विश्लेषक की भूमिका में हैं। वरुण पुरोहित जी, एक बात समझाइए, अभी ब्रेक पर जाने से पहले राखी राठौड़ इस बात पर संतोष जता रही थी कि बंगाल को लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो वो पार्टी जिसका वहाँ कोई वजूद नहीं था वो वहाँ 77 सीटों तक पहुँची। ये सवाल आम आदमी पार्टी के बारे में पंजाब में कहा जा रहा है कि वो पार्टी जो जुमा अभी 10 साल पहले पैदा हुई करीब, वो पार्टी वहाँ सरकार बनाने की स्थिति में इस तरह की खबरें आ रही हैं। हो सकता है एग्जिट पोल के नतीजे कुछ आगे पीछे हो जाएं, लेकिन बहुत मजबूत स्थिति में वो पार्टी वहाँ पहुँच गई। यही बात उत्तर प्रदेश में जो पार्टी 47 पर सिमट गई थी, अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, उसको इस बार सत्ता का बहुत प्रबल दावेदार माना जा रहा है। और अभी भी समाजवादी पार्टी दावा करती है कि सरकार हम ही बना रहे हैं। ये जो चुनाव अभियान रहे होंगे, भाजपा का बंगाल में, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में, आम आदमी पार्टी का पंजाब में, उनसे क्या चीज़ मिसिंग है? कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश में अभियान है उसमें किस चीज़ की कमी है कि कांग्रेस अभी तक वहाँ सत्ता की प्रबल दावेदार के तौर पर लौट ही नहीं पाई कई दशकों से? ये प्रियंक, मैं आपको बताऊं जेपी शर्मा जी, उत्तर प्रदेश की जो आप बात कर रहे हो वहां पे कांग्रेस पार्टी 32 साल से हाशिए पर थी। मैं पिछले 2 चुनावों में कई बार गया वहां पे, कांग्रेस के ऑफिस को कोई बताने वाला नहीं था। जिले के अंदर कांग्रेस का ऑफिस कहाँ है, सिपाहियों को नहीं पता था, ट्रैफिक के होते थे। प्रियंका गांधी का एक क्रेडिट है कि 400 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लड़ाए और उनकी जो रैलियों में भीड़ आई प्रियंका गांधी जी के, और जितना पब्लिक ने उनको सुना, 40% महिलाओं का आरक्षण वो लाई, उससे मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में जान उन्होंने उत्तर प्रदेश में फूंक दी है। लेकिन जो कमी आप सारी पार्टियों की बात कर रहे हो, आम आदमी पार्टी की भी आपने पंजाब में बात की। आम आदमी पार्टी तो पिछली बार 20 सीट ले गई थी, उसके बाद फिर चले गए कुछ लोग छोड़ के। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, ऑर्गेनाइजेशन है, उससे टकराने के लिए कोई भी विपक्षी पार्टियां तैयार नहीं कर रही अपने आप को। अगर 8 साल में आप मोदी 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 चिल्लाते जा रहे हो तो मोदी का तो ब्रांड आप खुद ही हिट कर रहे हो। आपको मोदी से टक्कर लेनी है क्योंकि वो सत्ता में भी है, हर प्रकार के काम करने को तैयार है। तो कांग्रेस पार्टी जो नेशनल पार्टी, अगर उसको मोदी को रूट आउट करना है, और वर्तमान बीजेपी में, अटल जी अडवाणी जी की बात नहीं कर रहा, वर्तमान जो बीजेपी है उसको रूट आउट करना है, तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, अपने कैडर को मजबूत करना होगा। 8 साल में इन्होंने ध्यान दिया नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी की वजह से उनकी जो एनर्जी, उन्होंने संघर्ष किया। देखिए उत्तर प्रदेश में आपने बात की दूसरी पार्टियों की, प्रियंका गांधी का जो संघर्ष और जो लड़ाई उन्होंने लड़ी उत्तर प्रदेश में, वो पूरा लाभ विपक्ष को मिलने जा रहा है। खाली विपक्ष का संघर्ष नहीं था वहां, अगर विपक्ष का संघर्ष होता तो प्रियंका गांधी इतनी हाईलाइट नहीं होती। विपक्ष ने इतना संघर्ष नहीं किया जितना प्रियंका गांधी ने किया है, और उसका लाभ पूरे विपक्ष को मिलने जा रहा है। जहां तक बंगाल का उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं, बंगाल की स्थिति बिल्कुल अलग थी, इनका अस्तित्व भी वहां नहीं था, इन्होंने तोड़े दूसरी पार्टियों के, हर तरह से हर प्रकार का बल इन्होंने वहां प्रयोग किया, उसके बाद भी जीत नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में उल्टी स्थिति है क्योंकि सरकार योगी आदित्यनाथ की है, तो प्रयास रहेगा कोई भी सरकार हो। आज की स्थिति की बात कर रहा हूं, इस राजनीतिक शुचिता तो वह नहीं नेता हूं। आज की स्थिति ऐसी है कि योगी आदित्यनाथ भी पूरी प्रकार अपने प्रयास करेंगे कि, अब मिस यूज तो क्या बोलूं, राखी जी अभी चिढ़ जाएंगी, लेकिन प्रयास करेंगे कि यूज किया जाए ताकि सत्ता में बने रह सके। जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो, अब आप उत्तराखंड का, मैंने एग्जिट पोल देखा, उत्तराखंड में कह रहे हैं साहब कांग्रेस लीड कर रही है, कांग्रेस लीड कर रही है। मैं भी मान रहा हूं कांग्रेस लीड कर रही हूं, लेकिन वहां पे 2 से 3% महिलाओं ने वोट ज्यादा दिया पुरुषों से। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की भी है, महिलाओं ने वोट ज्यादा दिया है पुरुषों से। तो अगर उत्तराखंड में कांग्रेस आ रही है महिलाओं के वोट ज्यादा देने से, तो उत्तर प्रदेश में महिलाएं फिर पार्ट तो उत्तराखंड उसका ही है उत्तर प्रदेश का, तो महिलाएं फिर उत्तर प्रदेश में किसको वोट दे रही, वो देखने वाली बात है। रही बात उत्तर प्रदेश की, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अस्तित्व में भारत में नहीं है। आज मोदी इज बीजेपी एंड बीजेपी इज मोदी।
तो मोदी फैक्टर को अगर, जो आज भी मोदी फैक्टर बहुत बड़ा है, उसको काउंटर नहीं कर पा रही है कांग्रेस। प्रियंका गांधी को जब तक राष्ट्रीय स्तर पे नहीं लाएंगे, काउंटर नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने कहा उत्तर प्रदेश में जो बूथ मैनेजमेंट जिसके हाथ में होगा या कैंडिडेट मजबूत होगा, हाँ। वो सीटें लाएगा, और ये आपके एग्जिट पोल आपको गलत नजर आएंगे। ठीक ठीक। इस विश्लेषण से अलग मिथिलेश जैमिनी, अगर कांग्रेस की रणनीति को, इनकी बात का लब्बो-लुबाब इस तरह से समझें कि कांग्रेस ने, यूँ समझिए कि प्रियंका गांधी ने जीरो से वहाँ शुरुआत की है। चुनाव लड़ना तो आखिरी सीढ़ी होता है, चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना तो आखिरी सीढ़ी होता है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले इस बात पर अगर काम किया कि 403 सीटों पर हमारे लोग तो हों, हमारा रिप्रेजेंटेशन तो दिखे, हमारे झंडे बैनर तो दिखाई दें, हमारा कैंडिडेट तो उतरे, अगर यहाँ से वो शुरुआत कर रही हैं तो इस रणनीति को, इस स्ट्रेटेजी को कैसे रेट करना चाहिए संक्षेप में मिथिलेश जैमिनी? देखिए जेपी जी, अगर प्रियंका गांधी ने जो यूपी में प्रयास किए हैं और जो उन्होंने फिरोजपुर में कहा कि मैं आपकी बहू हूं, तो जो यूपी का एक फायर ब्रांड नेता और एक लाल टोपी वाला नेता, उनके बीच में एक महिला ने कहीं न कहीं अपनी जगह बनाई है। और वो आज जो जयपुर आई है, उसके पीछे भी उनकी ये स्ट्रेटेजी है कि जो बीजेपी का हॉर्स ट्रेडिंग वाला जो फॉर्मूला है, उसको रोकने के लिए अशोक गहलोत कारगर वेपन हो सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में जब हुआ था तब उन एमएलएज को यहीं जयपुर में ब्यूनस आइस्टा में ठहराया गया था, और उस मिशन में कांग्रेस सफल रही और बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता बनाने से रोका। तो उस मिशन पे यहां आई है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल विजन तो प्रियंका गांधी में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मोदी फैक्टर बताया जा रहा है, आज बीजेपी से कांग्रेस नहीं आ रही। जो ममता दीदी यूपी में आई और भाषण दिया, उस भाषण के बाद भी मुझे नहीं लगता कि अखिलेश को कोई फायदा हुआ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कट्टरपंथ था, जो बीजेपी चाहती थी, वो बीजेपी को मिल गया। जो वोटों का पोलराइजेशन वो भगवाकरण के नाम पर करना चाह रही थी, उस पर दीदी के आने से मोहर लग गई। इसका जो लोग इस तरह से संक्षिप्तीकरण करते हैं बात का, या इसको इस तरह से कंक्लूड करते हैं कि साहब फैक्टर है माइनॉरिटी फैक्टर, समाजवादी पार्टी को, या अब तो खैर माइनॉरिटी में लोग कहते हैं कितनी अवेयरनेस आ गई, वो भांप लेते हैं कि कौन सी पार्टी भाजपा से टक्कर ले सकती है, एक मुश्त वोट उस पार्टी को दो। दूसरी बात यह कि कांग्रेस में उनको वो कट्टरता नज़र नहीं आती। कांग्रेस चूंकि इतनी पुरानी पार्टी है और कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर चली है, कांग्रेस से खुलकर हमेशा उसको सेक्युलर ही रहना होगा, इसलिए कांग्रेस की कुछ लिमिटेशंस हैं राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, अपने इतिहास के नाते, और फिर उससे जुड़ाव लोगों का, चूंकि सभी सेक्टर्स के लोगों का, सभी वर्गों के लोगों का उसके साथ जुड़ाव है, तो कांग्रेस की कुछ लिमिटेशन है। इसलिए माइनॉरिटी दूसरे विकल्प ढूंढती है, और ये कारण है कि कांग्रेस मुकाबले में उस तरह खड़ी नहीं हो पाती जैसे क्षेत्रीय पार्टी, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, या किसी दूसरी जगह कोई दूसरी पार्टी हो। मिथिलेश जी, देखिए जेपी जी, ये आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस माइनॉरिटी को तो अपने साथ रख ही नहीं पा रही। दूसरा जो एक माइनॉरिटी को जो बात चिढ़ने लगी है, वो ये बात है कि प्रियंका गांधी महाशिवरात्रि के दिन लखनऊ में पैदल जाके शिव जी को पानी चढ़ाती है, जयपुर में महेश जोशी और शकुंतला रावत भागवत कथा कराते हैं। तो जो एक आम जो माइनॉरिटी का आदमी था, जिसको पहले वाली जो कांग्रेस थी, वो स्वरूप उसको ज़्यादा लाइक करता था, क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलरिज्म पे थ्योरी पर चलती थी। वो जो अपने रोजे के अवतार पार्टी तो रखती थी, लेकिन कभी जो हमारे नवरात्रा होते थे उनकी कभी पार्टी, हाँ, मतलब अब ये है कि गंगा जमने वाली पार्टी नहीं चाहिए, गंगा वाला गंगा की पार्टी चाहिए, ओवैसी के आने से मुसलमान भाइयों को एक नया विकल्प मिल गया है, क्योंकि ओवैसी ने कहीं न कहीं कांग्रेस में सेंधमारी की है, और वो राजस्थान में भी आने की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो राजस्थान में एंट्री कर जाते हैं तो फिर बीजेपी को राजस्थान में फिर माइलेज मिल जाएगा, क्योंकि ओवैसी एक यहाँ की स्थानीय पार्टी के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट बनाने जा रहे हैं राजस्थान में। वो एक चिंता का विषय हो सकता है कांग्रेस के लिए, जो 2023 में अशोक गहलोत का मिशन है कि मैं एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का मिथक तोड़ूंगा और 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाऊंगा। अगर ओवैसी यहाँ की एक थर्ड पार्टी जो जाट बहुल पार्टी है आरएलपी, उसके साथ अंदर भीतर जो बात चल रही है, अगर वो पक जाती है, बहुत मुश्किल है, तो मुश्किल है, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है जी। हाँ, लेकिन फिर भी ये कंसर्न हो जाता है। हाँ बिल्कुल, कहीं ये कंसर्न है कि नहीं है सत्ताधारी पार्टी का, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कि आज आप यूपी में भावनात्मक मुद्दों को कोसते हुए भी अगर योगी आदित्यनाथ को सत्ता की तरफ जाते हुए देखते हैं, तो मुद्दों को केवल कोसने से क्या काम चलेगा, और उनकी सही गलत की व्याख्या, वो कितने नैतिक मुद्दे हैं, कितने अनैतिक मुद्दे हैं, इसका क्या फ़ायदा अगर वो आपकी राजनीतिक ज़मीन को ही हिला देते हैं। तो स्वर्णिम जी,
देखिए जेपी जी, जो भी मुद्दे हैं, अगर महंगाई का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, महिलाओं के साथ एट्रोसिटी का मुद्दा है, तो ये तो मुद्दे उठाने ही पड़ेंगे। अब विपक्ष के नाते हम उठाएंगे और उठाते रहें। और इसमें निश्चित रूप से मैं आज यहाँ कह सकता हूँ कि इन मुद्दों को उठा करके जनता की आवाज बनने में हमने कामयाबी हासिल की है। हाँ जी। रही बात भावनात्मक मुद्दों की, तो चाहे ओवैसी हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये भावनात्मक मुद्दों की राजनीति भले ही करते रहें, ये इनकी पार्टी के लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है। हमारी पार्टी में हमेशा हम आम जनता की जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसका विकास हो, उसकी तकलीफें दूर हो, उसकी समस्याएं जो है सरकार तक पहुंचे। अगर हम सरकार में तो उसकी तकलीफों को हम दूर करें, उसको राहत पहुंचाएं। ये हमारा हमेशा काम रहा है और यही हमारा काम रहेगा। यही इसी मुद्दे पर और इसी लाइन पर हमारी पार्टी चलती आई है, इसी लाइन पर हमारे नेता चलते आए हैं। अब रही बात मिथिलेश जी ने भी उठाई यहाँ पे कि नई पार्टियां आना चाहती हैं, दूसरी हैं, सब आते हैं, लेकिन जनता आज ये देखती है कि उनके बीच में रह करके उनकी समस्याओं के लिए कौन संघर्ष कर रहा है। कोई भी आए, एक नैरेटिव बनाए, एक धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और राजनीति करना प्रारंभ कर दे, वो दिन जो है अब चले गए। ये हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया, जहां जहां कर सकते थे वहां कर लिया होगा। स्वर्णिम जी, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्या वाकई दिन चले गए या वही मुद्दे इस देश की राजनीति में प्रधानता से खड़े हैं, ये तो अभी तय होगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। राखी राठौड़ कुछ कहना चाहिए, बस संक्षेप में बोलिएगा राखी जी। देखिए, और इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा जी कि यूपी चुनाव को लेकर विश्लेषक ये भी मानते हैं कि वहाँ आपके सिटिंग एमएलएज की एक बहुत बड़ी तादाद थी जिनसे लोग नाराज थे, जिनको गालियां दे रहे थे, जिनको भगा रहे थे, लेकिन वहाँ योगी आदित्यनाथ ने सीधा लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया था। तो गरिया कर भी आदमी ने आखिरकार वोट डाला कमल के निशान पर। और मोदी का एक सीधा कनेक्ट देश की जनता के साथ है ही। इसका फायदा आपको वहां तो मिल गया, लेकिन सब जगह नहीं मिलेगा। खासतौर पे राजस्थान में आपको बहुत चिंता करने की जरूरत है, ये मानते हैं लोग। राखी जी, देखिए, राजस्थान में पहले भी बात हुई, जिस तरह से अशोक गहलोत जी की गवर्नेंस रही है उसका राजस्थान ने लगातार नकारा है। 21 सीट और 56 सीट का एक है अपने पास एग्जाम्पल। और उसके बाद भी जब भी कभी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार आई है, कभी भी पूर्ण बहुमत से नहीं आई। तो जब 2000 के बाद में आप देखिए, जब भी सरकार आई है कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आई है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है या 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं आ सकती। देखिए, अभी एक कंपैरिजन हो रहा था, मैं एक बात उसमें जरूर कहना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी जी की और मोदी जी की जो कंपैरिजन है वो कंपैरेबल है ही नहीं। जेपी शर्मा जी एक ऐसा नेता जिसे साल में 4 बार, हफ्ते 15 दिन की छुट्टी चाहिए हो, उसका कंपैरिजन एक ऐसा नेता से जो पूरे 365 दिन 24/7 काम करता हो। जनता देख रही है कि कौन बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, ऐसा कोई भी अपना नहीं, पूरे राष्ट्र को एक लेते हुए चलते हुए काम कर रहा है, उसका नतीजा सामने नजर आएगा ही। और ये कंपैरिजन बेकार है, कंपैरेबल है ही नहीं। पंजाब में उतने अरविंद केजरीवाल ने सूरत बदल दिया ना। देखिए, पंजाब के अंदर देखिए हम लोगों ने है नहीं है, ये आज की तारीख में क्या है उससे उतना सीधा फर्क थोड़ी पड़ता है। शर्मा जी, आपने पंजाब की बात करी। देखिए, पंजाब के अंदर 3 सीटों से हम लोगों ने स्टार्ट किया और निश्चित तौर पर आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो हमारा वोट शेयर जो है बढ़ेगा। किस तरह से एक नेगेटिव माहौल था, उसके बाद भी अगर लोग वहां पर हमें एक्सेप्ट करते हैं और आगे चल के, हम लोग हमेशा एक स्ट्रगल करने वाली पार्टी है, जहां पे हमारा आप देखिए ना, असम के अंदर हमने रिपीट किया, मणिपुर के अंदर हम रिपीट करने वाले हैं। और ऐसा ईस्ट के अंदर जो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं था, वहां हमने डेवलप किया अपने सिस्टम को। और आगे चल के भी यही काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता करेगा, क्योंकि लगातार काम करने वाले लोग हैं हम लोग। और इसीलिए हम लोग सभी जगह पर अपना विश्वास जो है वो कायम रखने में सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, वरुण पुरोहित जी, जो आपने फरमाया ना अभी, उसका थोड़ा बहुत विश्लेषण यहाँ स्टूडियो में भी किया गया, सुना होगा आपने। माइनॉरिटी को कैसे हैंडल किया जाए, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस की परिपाटी, कांग्रेस के दावे, कांग्रेस का जो चेहरा है वो तो ये कहता है कि गंगा जमनी तहजीब के साथ चलने वाले लोग हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से जिस तरह की हवा आ रही है वो ये कहती है कि एक चाहिए, एक की बात करो, सबको साथ लेकर चलने की बात नहीं करेंगे। अगर भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं तो की बात हो रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को इस बात के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए मिशन 2023 के लिए? वरुण जी। जेपी शर्मा जी, कांग्रेस तो है ही कहाँ भी। कांग्रेस अगर अस्तित्व में होती तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ही नहीं होती। कांग्रेस का संगठन नहीं, कांग्रेस के कार्यालय में कांग्रेस के नेता बैठते नहीं है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर। राजस्थान की जो बात आप कर रहे हो, राजस्थान में संगठन दिख कहाँ रहा है आपको? नियुक्तियां इतनी करी इन्होंने, अधिकारियों की करी, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों की नियुक्तियां कर दी। अभी जो नियुक्तियां की उसमें जरूर थोड़ा सा लोगों को स्पेसिफाई किया भाई यूथ कांग्रेस एनएसयूआई जुड़े लोगों को नियुक्तियां दी, पर अब 1.5 साल रह गया, क्या नियुक्तियां? उनको जब तक पावर नहीं होगी, लोगों को काम नहीं कर सकेंगे, कांग्रेस कैसे? हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी को माइनस करके यहाँ 0 पर है, इसलिए कांग्रेस आपको नजर आ रही है। लेकिन जो आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हो, कांग्रेस में राजनीतिक गहराई की राष्ट्रीय स्तर से कमी हो चुकी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल जो आया, उन्होंने
कांग्रेस की जो उद्भव और कांग्रेस का जो सारा सिस्टम था वो भारतीय समाजवाद के ऊपर था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पूंजीवादी व्यवस्था लागू कर दी तो कांग्रेस डैश मैश हो गई। उसके बाद आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है, कॉस्मोपॉलिटन शहर की जैसी है। आप जेएनयू के लड़कों को ला करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर बैठा रहे हो। आप कैडर को जब तक नहीं बनाओगे, मेरी आज किसी वरिष्ठ पत्रकार जी से बात हो रही थी, जब वो मुझे संशोधन कर रहे थे मेरी बात में, बोले उपयोग करना चाहिए। ये इनको आप सिर पे बैठा रहे हो, ला करके उपयोग करिए। आप कन्हैया कुमार को लाए हो, एनएसयूआई छात्र संगठन का जनरल सेक्रेटरी बनाइए। आज अगर ये स्वर्णिम जी बैठे हैं, ये पुराने एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के नेता हैं, ये जाके कन्हैया कुमार के बाहर खड़े होंगे कि हाथ जोड़ करके? ये स्थिति कांग्रेस को बड़ी विकट स्थिति में ले जा रही है। मैंने फिर कहा, मोदी जी किसी भी स्तर पे जा सकते हो, पर आज की तारीख में प्रधानमंत्री है, एक ब्रांड है। अगर आपको उस ब्रांड से लड़ना है तो आप खुद के में तो पावर पैदा करोगे ना। आपका पावर कैसे आएगी? पावर सेंटर है नहीं, ब्लॉक लेवल तक ग्रास रूट कार्यकर्ता आपसे बात नहीं करना चाह रहा। सिर्फ एक अशोक गहलोत के नाम से, अशोक गहलोत की वर्किंग स्टाइल पे आप चुनाव जीतना चाहते हो, तो आप नहीं जीत मैं सकोगे। ये कहना चाह रहा था कि यूपी चुनाव से पहले राजस्थान में रैली में राहुल गांधी ने हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी का जो एक मुद्दा छेड़ा था, उसका भी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिला है यूपी में। और पंजाब में जो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की वापिस आना और उनका ये बयान देना कि मैं सुरक्षित जा रहा हूं, आप अपने मुख्यमंत्री से कह देना, एक इमोशनल कार्ड खेला गया और उससे कांग्रेस डैमेज हुई। तो कांग्रेस की जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, वो बनाने के लिए जो थिंक टैंक है, उनको अभी काफी कुछ स्टडी करने की जरूरत है। उनके बोलने से पहले ये सारी चीजें सोचने की पड़ता है। राजस्थान में क्या होगा ये बताएगा आने वाले दिन, लेकिन ये निश्चित रूप से तय है कि इन चुनाव के नतीजों का असर राजस्थान की राजनीति पर निश्चित रूप से बहुत गहरा पड़ने वाला, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ठीक है सर, 10 को कौन दिखाएगा दम, फिलहाल इसका इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।